Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. With over 25 years of expertise in the field of health system strengthening, public health policy and planning, Human Resource for Health and RMNCAH+N. Sir is a MBBS from SMS Medical College, Jaipur, and Sir has done his MBBS in the year 1987. Sir has done his Master of International Health from Denmark in the year 2004. Sir has also attained a PG Diploma in Public Health Nutrition, PHFI India in the year 2012, and PG Diploma in Health Promotion in the year 2014. Sir was a nodal officer for India's national COVID-19 vaccination program, for which the team Ministry of Health and Family Welfare, Government of India received the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration in the year 2022. Sir has also received Distinguished Alumni Award in the year 2023 for exceptional achievements and significant contributions from the SMS Medical College, Jaipur. Sir was also awarded for the commendable achievements of Madhya Pradesh NRHM by Government of India in a capacity of Mission Director, NRHM Madhya Pradesh. Sir has worked and written extensively on public health, nutrition and gender issues and has contributed to several publications and newspapers. Sir has also authored 4 books, including one called Missing Girl, which is about sex selective elimination of female fetuses. मुझे कहा गया कि आप सभी नौकरी में नए आए हैं and most of you from the police service and the women and child development, if I understand correctly, and school education of course, yes, and some from excise department as well. तो मुझे ये सोचना था कि ऐसा कौन सा विषय हो सकता है जो आप सबको बांध के रखे, और मेरा लिमिटेशन है, मैं पब्लिक हेल्थ और जेंडर के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ. तो इन कंसल्टेशन विद एकेडमी हमने ये सोचा कि हम महिला के स्वास्थ्य की बात करें, और आई विल ट्राई, कोशिश करूँगा कि पहले कुछ 2-4-5 मिनट आपसे समझूं कि आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं, और उसके बाद मैं अपनी बात पे आऊँगा. और मेरी बातचीत में थोड़ा सा आपको जेंडर रिलेटेड टोन मिलेगा, तो आप उसको उस परिप्रेक्ष्य से समझने की कोशिश करिएगा. आप जब महिला के स्वास्थ्य की बात आती है तो आपकी कोई भी आप में से बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, पहले थोड़ी सी ऊंची सी आवाज़ में, कि आपको क्या समझ में आता है, महिला का स्वास्थ्य क्या है, या किस मुद्दों पे हम बात करते हैं, या हम जीवन चक्र में उसको कहीं सीमित तो नहीं कर देते हैं. मैं आपको क्लूज़ भी देता जा रहा हूँ. कोई भी आप में से बोलना चाहे? नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं. तो मैं जो आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन को चालू करना चाहता हूँ. ये सब्जेक्ट है, हमने जो महिला का जो स्वास्थ्य है उसको कहीं पे उसके मदरहुड तक सीमित कर दिया है. ये आर्गुमेंट मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि हम उसकी मदरहुड के बियॉन्ड बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है. हम बस उसको वहाँ तक सीमित कर देते हैं कि उसकी रिप्रोडक्टिव एज क्या है, और रिप्रोडक्टिव एज में
उसका क्या ज़रूरत है, उसके अनुरूप वहाँ तक हम कार्यक्रम पॉलिसीज़ बनाते हैं और उनका संचालन करते हैं। लेकिन वो जो एक उसके बाद की उम्र है, उसको हम कहीं इग्नोर कर जाते हैं या उतना महत्व नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके सामने तर्क रखना चाह रहा हूँ कि ये जो वुमेन्स हेल्थ एंड वेलबींग है, उसका दायरा हमें बढ़ाना चाहिए। तो वो सब आप सभी को मेरा विषय समझ में आया, तो आप इसमें पाएंगे कि मैं क्या अच्छा हुआ है वहाँ से शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा हुआ है। विशेषकर पिछले 20 वर्षों में जब से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आया, तब से हेल्थ में बहुत देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। और जैसा कि मेरी पृष्ठभूमि एक डॉक्टर की है और एडमिनिस्ट्रेटर की है, तो मैं इस बात को बहुत इत्तेफाक रखता हूँ और महसूस करता हूँ कि न सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में बल्कि सारे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और बाद में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना, उसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य का क्षेत्र ऐसा है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते कि हमने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। तो वो जो असीमित संभावनाएं हैं और वो जो चीज़ बियॉन्ड मदरहुड है, उसकी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो परिप्रेक्ष्य आपको स्पष्ट है और आप चाहें तो मुझे कभी भी रोक लीजिएगा। आपकी मेरी किसी बात से असहमति हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे बुद्धिजीवी फोरम में हम लोगों की भी सीख बढ़ती है, हम लोगों को भी पक्ष जानने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये वही एक जो मैंने अभी बात कही कि लाइफ साइकिल की अप्रोच है, लेकिन चूंकि आज मैं बियॉन्ड मदरहुड पे बात करूँगा, तो ये पहली बातें विषय में नहीं रखूँगा। शॉर्ट में ये है कि अगर हम जेंडर के परिप्रेक्ष्य से देखें, जेंडर के परिप्रेक्ष्य से, तो कुछ बायसेस और कुछ ब्लाइंडनेसेस हमारी जो हैं महिला के स्वास्थ्य के प्रति रहती हैं। और अगर इसकी बात करें बायसेस की, तो बायसेस जो है जन्म के पहले से शुरू हो जाती हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश प्रदेश में सेक्स रेशियो एट बर्थ एडवर्स रहा है, सुधार हुए हैं बेहतरी के लिए और बहुत अच्छे कार्यक्रम भी हुए हैं, लेकिन वो बायस दिखता है। उसके बाद सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशंस, अबॉर्शंस की बात जो सेक्स रेशियो एट बर्थ में ही कवर होती है। सेक्स सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी से मतलब ये था कि यू कैन डिज़ाइन अ बेबी, और ये सब बायस जन्म से पहले के बाद हैं। और उसके बाद जब बच्चा छोटा होता है तो एक बिनाइन नेग्लेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बिनाइन नेग्लेक्ट, हम कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण हम उसको जानते बिना जानने पहचान के, बिना ये महसूस किए कि ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उसमें हो जाते हैं, तो वो बिनाइन नेग्लेक्ट होता है। और उसके बाद वो एडोलेसेंट एज और एडल्टहुड की बातें हैं। लेकिन आज चूंकि मैं विषय अपना सीमित रखना चाहता हूँ बियॉन्ड मदरहुड, तो उस विषय पे ज़्यादा अपनी बात कहूँगा और ये कोशिश करूँगा आपको बताने की कि एक ज़रूरत है इस संबंध में सोच विकसित करने की कि हमें क्या करना है। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसको मुझे कनेक्ट करना है, जो महिलाओं का जो मीनोपॉज होता है या ओल्ड एज होती है उससे कनेक्ट करने के लिए। तो मुझे ये प्रासंगिक लगा कि मैं कुछ आपको स्लाइड्स अननेसेसरी हिस्टेरेक्टमीज़ और
सिजेरियन सेक्शंस जो होते हैं सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में, उसके बारे में भी जिक्र करूं ताकि मैं फिर आपको उसके दुष्प्रभाव कैसे ओल्ड एज में पड़ते हैं उस पर ले जाऊं। तो उस दृष्टि से मैं सी सेक्शंस मतलब सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेरेक्टमीज और फीमेल स्टरलाइजेशन, जो हमें लगता है कि ये मुद्दे हैं जिस पे हमें थोड़ा सा और संजीदगी की ज़रूरत है, थोड़ी सी और सोच की ज़रूरत है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये हिंदुस्तान का नक्शा है, मध्य प्रदेश हमारा बीच में है। सिजेरियन सेक्शंस और फीमेल स्टरलाइजेशन जिसको मैं आगे बताऊंगा। सिजेरियन सेक्शंस में हम ये कहना चाह रहे हैं कि WHO का एक स्थापित मापदंड है कि अगर कहीं पर भी 15% से अधिक डिलीवरीज में सी सेक्शन हो रहा है तो कोई एविडेंस नहीं है कि उससे कोई फ़ायदा हो रहा है। और ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये बता रहा है कि सिजेरियन सेक्शन के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, लेकिन इस मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में जहाँ पे प्राइवेट के अस्पताल भी होते हैं या अपनी सुविधा की दृष्टि से ये प्रवृत्ति देखने को मिली है कि जहाँ पे मेडिकली सी सेक्शंस की ज़रूरत नहीं है वहाँ सी सेक्शंस हो जाते हैं। तो उसको परसेंटेज के टर्म्स में देखते हैं कि 15% से अगर ज़्यादा सी सेक्शंस हो रहे हैं तो WHO के हिसाब से ये एविडेंस नहीं है कि वो उतना मैटरनल मॉर्टलिटी में रिडक्शन करते हैं, ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं। और इसका ट्रेंड ये बता रहा है कि ये जो प्रवृत्ति है ये थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होती है। तो जब प्राइवेट सेक्टर होता है तो हमारा रुझान उन शहरों की तरफ जाता है जो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड है, उन वेल्थ क्विंटाइल्स पे जाता है, उन लोगों की तरफ जाता है जो समर्थ हैं। तो बात समर्थता की नहीं है, बात यह है कि सी सेक्शंस कम होने चाहिए। और उसके साथ फिर मैं दूसरा पॉइंट फीमेल स्टरलाइजेशन बाद में और कवर करूँगा कि हमारा जो फैमिली वेलफेयर का जो एस्पेक्ट है वो आज भी महिला केंद्रित ज़्यादा है। जब हम परिवार कल्याण की बात करते हैं तो हमारी कितनी निर्भरता फीमेल स्टरलाइजेशन पे है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये थोड़ा सा टच करना चाहता था। और उसके साथ हिस्टेरेक्टमीज आपने सुना है, हिस्टेरेक्टमीज क्या होती है? हिस्टेरेक्टमी सुना है? हाँ जी बताइए जी। यूट्रस निकाल देना। और यूट्रस निकालने की जो ट्रेंड है ये भी हिंदुस्तान में उन कारणों से जो कारण जायज़ नहीं है ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसको मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो एक उसको, और चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो थोड़ा सा और अधिकार रखता हूँ ये बात कहने के लिए, डॉक्टर साहिबान का जो सोच होती है उन परिवारों के साथ डील करने की जहाँ पे ये छोटी सी एक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेनोरेजिया की या यूट्राइन ब्लीडिंग की, उनको ये कन्विंस करने की बात की जाती है कि चूँकि अब आपका परिवार पूरा हो गया है, आपको जितने बच्चे पैदा करने थे हो चुके हैं, तो इस अनावश्यक अंग को निकाल दें। वो पॉइंट मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ। उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? इज इट अ वेस्ट ऑर्गन? इज देयर एनी इंडिकेशन फॉर डूइंग अननेसेसरी हिस्टेरेक्टमीज एंड आर वी इनटू दिस? एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, सी सेक्शंस, द फैमिली वेलफेयर वुमेन सेंट्रिक अप्रोच and also the hysterectomies have impact on the mental well-being of a woman। ये बात सिर्फ कहना चाह रहा हूँ। औरत को हम जो है सामान्यतः भूमिकाओं में बांध देते हैं, तुम बेटी हो, तुम बहन हो, तुम माँ हो, तुम भाभी हो। उसको हम एक स्त्री के रूप में, महिला के रूप में नहीं देखते हैं। और उन सब का जो ऑफशूट होता है वो कुछ मेडिकल की भाषा में
ऐसा कुछ दिखता है, क्या वो उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होती है जिसमें ये निर्णय लिए जाते हैं? क्या उसके साथ वो काउंसलिंग होती है जहाँ पे वो खुद सोच सके, निर्णय ले सके? क्या उसका हेल्थ सीकिंग बिहेवियर उतना होता है जितना पुरुष का होता है? क्या हम उसको उतनी प्राथमिकता देते हैं जितनी कि वो हकदार है? ज़्यादातर आपको लगेगा, दिखेगा, आंकड़ों से पता पड़ेगा कि इसका जवाब है नहीं। हम खूब कोशिश करते हैं, सरकार की, समाज की, सभी संगठनों की ये इच्छा शक्ति होती है, प्रयास होता है कि इस स्तर में जो गैप है उसको हम पाटें, उसको हम कम करें, लेकिन हकीकत ये है कि वो मंजिल जो है काफ़ी दूर है। फिर अगर आप इस स्लाइड में देखें तो हिंदुस्तान में ये जो ट्रेंड है अननेसेसरी हिस्टेरेक्टमीज़ का, उसका कुछ आंकड़े बताया है, लेकिन बात ये है कि ये काम नहीं करता है क्या पॉइंटर? बात ये है कि अगर इधर आप पहला वाला देखें कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर डूइंग अननेसेसरी हिस्टेरेक्टमी, जो मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। मध्य प्रदेश में अगर उसका आप ट्रेंड देखने की कोशिश करें तो कुछ ज़िले जो इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं वहाँ पे हिस्टेरेक्टमीज़ ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू दोस जहाँ पे वो कम है। और अगर इसको प्रॉस्पेरिटी के साथ भी लिंक करके देखें तो प्राइवेट सेक्टर में हिस्टेरेक्टमीज़ ज़्यादा हो रही हैं देन द पब्लिक सेक्टर। ये बात मैंने आपके सामने रखी है। ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई वेस्ट ऑर्गन नहीं है, इसकी अपनी एक अहमियत है और ये सिर्फ उस पर्पस तक सीमित नहीं है जिस सीमित तक आपने सोचा है। तो ये कोई समाधान नहीं है। अगर कोई, हाँ साहब, ये थोड़ा सा कैन बी बिट लाउडर? हाँ, सर ये हाँ, हिस्टेक्टोमी जो है ऐसे जिलों में देखने को मिली है जहाँ थोड़ा प्रॉस्पेरिटी है और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जाते हैं। हाँ, इसका जो सबसे बड़ा कारण सर मुझे जो लगता है कि जो बैकवर्ड रीजन से जो लोग आते हैं वो एक तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं और दूसरी चीज़ वो मतलब जो महिलाएं होती हैं वो बहुत सारी परेशानी मतलब ये कहना चाहिए कि वो सहन करती रहती है लंबे समय तक। हाँ। और जो संपन्न होता है तो उसको जैसे ही पहली एडवाइस मिलती है वो तुरंत एग्री हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। उसके लिए अलग से पूरा एक क्लास हिस्टेरेक्टमी पे लेना पड़ेगा। मैं आपकी बात से उतना सहमत हूँ कि इसके कई कारण हैं, उसमें से एक कारण जो आप बता रहे हैं वो भी है। पॉइंट ये है कि चाहे वो शहर हो, चाहे वो ग्राम हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आपको ये ट्रेंड ऑफ, आई एम रिपीटिंग नाउ, ये ट्रेंड ऑफ कन्विंसिंग वुमेन, taking her involvement in the decision making and deciding for a case of hysterectomy when it is absolutely indicated, उसमें गैप मिलता है। बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ। उसके कारण कई वजह होंगे। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ। कई जो बैकवर्ड रीजन की जो महिलाएं आती हैं सर, उनको ज़रूरत भी होती है, लेकिन वो चूँकि केवल मेडिकल कॉलेज पर डिपेंड हो, मेडिकल कॉलेज में 1 महीने बाद नंबर आता है हिस्टेक्टोमी अगर किसी को करवाना है। तो ऐसे भी मैंने कई इस टाइप के केसेस देखे। ठीक है, मैं सिर्फ इतना सा आज की, सर कि वो रुक जाते हैं और ये इसलिए ये डेटा मुझे लगता है कि मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस मुद्दे को सिर्फ उस पक्ष से जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो आज मेरा सब्जेक्ट है। आप कहेंगे हिस्टेरेक्टमी पे हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। पॉइंट हेयर इज़
कि कहाँ इंतज़ार हो रहा है, कहाँ वेटिंग टाइम है, पब्लिक सेक्टर में कम क्यों हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है. That is going into the details of hysterectomy. The point which I want to make emphasis right now is probably there are some unnecessary hysterectomies. Okay? That is the point. I hope you understand. मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि there are unnecessary hysterectomies being done and that has a bearing on the well-being of the woman. क्या ये बात समझ में आई? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे और इसी बात को मैं आगे भी बढ़ाऊँगा. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बिना मतलब के, बिना इंडिकेशन के ये ट्रेंड देखने को मिलता है. नॉट हिंदुस्तान, ग्लोबली. आई एम टॉकिंग ऑफ ग्लोबल एविडेंस. सो is the case in our country and our state as well. ये हमने ये जो सोच विकसित की, ये जो समझ विकसित की कि ये इस ऑर्गन का अब पर्पस खत्म हो गया और अगर आपको कोई दूसरी ऐसी बीमारियां हैं या बिनाइन कंडीशंस हैं और उसका इलाज अगर एक शिक्षित वर्ग, जिसे डॉक्टर कहते हैं, द्वारा ये निकाला जाए कि इसको निकालने से मुक्ति है, वो मुक्ति नहीं है. क्योंकि जो मेंटल कंडीशन होती है उसके बाद मैं आपको वो बताऊंगा. इस स्लाइड में मैं आपको यही बताने वाला था कि अगर महिला का हिस्टेरेक्टमी हो गया तो देयर इज़ अ 1.5 टाइम्स हायर ऑड्स ऑफ हाइपरटेंशन, 1.7 पॉइंट्स हायर odds of diabetes, bone and joint diseases in comparison to those without a hysterectomy. So I am not saying, please मेरे को गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि hysterectomy नहीं करनी है. मैं कह रहा हूँ कि इसके unnecessary hysterectomy के बाद वो ये मत सोचिए कि सब समाधान हो गया. और रिसर्च एविडेंस ये भी कहती है कि दोस्त जिनका हिस्टेरेक्टमी हो गया उनका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, बोन डिजीजेस के अलावा भी दे आर मोर प्रोन टू मेंटल डिसऑर्डर्स, दे आर मोर प्रोन टू वेरियस कैंसर्स ऑल्सो. नाउ दैट एविडेंस इज ऑल्सो बीइंग जनरेटेड. सो डू वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग? क्या हमारी वो समझ बन रही है? क्या हम उसको इतना सब बताते हैं? क्या हमें उसको इतना सब डिसीजन मेकिंग में जोड़ना नहीं चाहिए कि ये आपकी ये जो प्रॉब्लम है कैन बी डन विदाउट हिस्टेरेक्टमी? दैट इज द लिमिटेड पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक हियर. ऑन स्टरलाइजेशन, द वेरी फैक्ट जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट होती है उसमें हमारी ज़्यादा समझ यही है कि ये जो परिवार सीमित करने का जो मुद्दा है ये स्टरलाइजेशन तक सीमित है. और जब हम स्टरलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें सिर्फ औरत दिखती है. पुरुष भी अपनी नसबंदी करा सकता है, लेकिन आंकड़ा ये कह रहा है कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट में भी फीमेल स्टरलाइजेशन इज 51.9% व्हेन द टोटल मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस इज 65.9. तो हमारी ज़्यादातर निर्भरता इसी पॉइंट पे है. अब ये तो मैंने कवर किया आपका उस पॉइंट को जहाँ पे प्रोग्राम सीमित हैं रिप्रोडक्शन तक. अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ उस एज के बाद जो आज का टॉपिक है. क्या हम फीमेल्स को मदरहुड तक सीमित कर लेते हैं या उसके बियॉन्ड भी ज़्यादा सोचते हैं? कौन ज़्यादा जीता है, पुरुष या महिला? महिला. पक्का है ये? अच्छा, कौन ज़्यादा सफ़र करता है हेल्थ के हिसाब से, पुरुष या महिला? महिला. क्यों? सही है, दोनों सवाल के जवाब सही हैं आपके. कभी सोचा है क्यों? दोनों की बीमारियां का पैटर्न अलग होता है. वही बात आज मैं आपके सामने रखूंगा. और हाँ सर, आप डॉक्टर हैं क्या? यू आर अ डॉक्टर?
फिजियोथेरेपिस्ट, हाँ ठीक। ये बिल्कुल आपकी बात गलत है, मैं इसको आगे बताता हूँ कैसे। ये सोच यही है, सोच यही है, माफ़ी आपसे, सोच यही है। ये जो मेडिकल रिसर्च जो है ना, ये कहते हैं कि हमारा अजम्पशन यही है कि मेन और वुमेन जो है फिजियोलॉजिकली सिमिलर हैं इन ऑल रेस्पेक्ट्स एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। बस उसमें एक यूट्रस है, ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब्स है, वो अलग है, और इधर मेल के ऑर्गन्स अलग है, बाकी सब एक है। इसी, अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, हम इसी के बियॉन्ड आपको ले जाना चाहते हैं कि इस सोच को बदलना है। इट इज समथिंग एल्स। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम उसको मदरहुड तक सोच लेते हैं, बाकी सब बराबर है, सिर्फ इतना फर्क है, तो इतने को टेक केयर कर लो तो बाकी सब भी पुरुष की तरह टेक केयर हो जाएगा। ये पॉइंट, आप इसी पॉइंट को आगे बोलता हूं। जो अदर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो सोशल डिफरेंसेस हैं इसका हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मैंने बैकग्राउंड में थोड़ा सा हिस्टेरेक्टमीज की बात की, थोड़ा सा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर की भी बात करनी चाहिए मुझे, थोड़ा सा सोशल स्ट्रक्चर की भी बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको शुरू में वो फ्रेम दिखाया कि कहीं हम कोई बायस लेके तो नहीं चलते हैं। घर में कोई बीमार होता है, पुरुष या महिला, आपने महसूस किया है कि पहले किसका इलाज हो जाता है, या पहले कौन एक्सप्रेस कर देता है, वहां से शुरू करते हैं। जाहिर कौन कर देता है पहले, है कौन? पुरुष। क्यों कर देता है? उसकी आवाज में ज्यादा दम होता है क्या? फिर क्यों जी? एंटाइटल्ड मानता अपने आप को, यस है, बोलिए। वो मुझे कह रहे हैं कि वो अपने आप को एंटाइटल मानता, वो अपना हक देखता है कि ये मेरा है। या उसका दूसरा विपरीत, इस पैराडाइम में दूसरा पक्ष एक तरफ वो है जहाँ पे पेट्रियार्की मजबूत है, और उस पेट्रियार्की में वो अपने आप को मजबूत मानता है। वो क्या, सारा परिवार उसको मजबूत मानता है। महिला तो अगर उस विपरीत परिस्थिति में होती है तो अपनी इच्छा भी जाहिर नहीं करती है, उसकी सहन शक्ति होती है। शी विल नॉट कंप्लेन अनलेस वो सिचुएशन वहां तक नहीं पहुंचे। तो जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, वो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर उसको सफ़र करना सिखा देता है, और वो बाद में पहुंचते हैं। तो आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि महिला अस्पताल में कम पहुंचती है, पुरुष ज़्यादा पहुंचता है। मैं एक स्लाइड नहीं है, वो बच्चों की दिखाता हूं स्लाइड। अस्पताल में अगर छोटे बच्चों की बात करें, एक बेटियां हैं और एक बेटे हैं, तो अस्पताल में लड़के ज़्यादा मरते हैं, बेटियां कम मरती हैं। लेकिन वो एक पक्ष अधूरा लगता है कि क्या उनकी सफरिंग ज़्यादा होती है या उनके बीमारियां ज़्यादा होती हैं, वो जब तक समझ में नहीं आता जब आप उसको घर से रिलेट करते हैं। तो घर में बच्चियां ज़्यादा मर जाती हैं। तो ये हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, आप कब अस्पताल पहुंचते हो। तो ये जो सोसाइटल एस्पेक्ट है ना समाज का, इसको अन्यथा मत लीजिए, ये हकीकत है। ये हर घर में होता है, हर घर की कहानी है, और इसका शिक्षा के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। जैसे जैसे आदमी शिक्षित होता है तो ये हेल्थ सीकिंग बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है, और इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से भी रिश्ता है। जैसे जैसे स्वास्थ्य की पहुंच, कैशलेस ट्रीटमेंट होता है या कम पैसा देना पड़ता है, जब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होता है, तो भी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर इम्प्रूव होता है। और जिसका मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में 2005 से लेके इसमें काफ़ी प्रगति हुई है। हमने वो दौर भी देखा है जब बहुत कुछ नहीं होता था। बट द पॉइंट विच आई एम टेकिंग टू यू, assuming that whatever is the status of health in a particular state or district or country, क्या पुरुष और महिला में कोई फर्क है क्या? वो बात है।
आपने कभी किसी ने जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सुना है? हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस पे देखता है वो? 4 पैरामीटर्स पे, इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पॉलिटिकल एंड हेल्थ. सो एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक इज एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल. हमारा जो गैप है वो ये देखता है कि वो समाज कैसा भी हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, क्या वहाँ पे जो भी स्तर है उस स्तर में पुरुष और महिला में फर्क है क्या, उसको मैप करते हैं. दैट इज कॉल्ड इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स. तो वो जेंडर गैप इंडेक्स भी कहता है कि देयर इज अ डिफरेंस नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, एंड द आइडिया इज टू ब्रिज दैट गैप. आप मेहरबानी करके मुझे समझने की कोशिश करिए. मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी बायस्ड नॉलेज है, ये हमारी बायस्ड नॉलेज है. जब तक हम इस बायस्ड नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम समाधान की तरफ नहीं जाएंगे. एंड इफ द डेटा, इफ द रिसर्च, इफ द एविडेंस, आई एम यूजिंग द ऑल 3 वर्ड्स, इफ देर इज अ एविडेंस, देर इज अ रिसर्च, देर इज अ डेटा विच सेज कि ये बायस अप्रोच है, तो हमें उसको मानना चाहिए. और इसके कारण क्या होता है, हमारी जो सोच है वो बायस हो जाती है. जब हमारी सोच बायस हो जाती है, आप समाधान कैसा ढूंढेंगे? जैसी समस्या होगी ना वैसी तो समाधान ढूंढेंगे. समस्या कैसी होगी? जैसी आपने समझी होगी. आपको कैसी दिख रही है? आपको पूरी दिख रही है या नहीं दिख रही है? आप देखने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो बेस्ट थिंग इज, डू यू हैव एविडेंस टू शो, एंड देयर इज एनफ एविडेंस. तो ये जो फीमेलनेस है, इसको मदरहुड से मत छोड़िए. यही पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें इसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा. और इसको जो है कंसेप्ट को टर्म दिया है जेंडर ब्लाइंड. We are blind to the problems of those who have gone beyond reproductive age group, and we equate those problems only other than the reproductive organs aspect to the men's problem. हम मानते हैं कि डिप्रेशन, अच्छा डिप्रेशन किस में ज़्यादा होता होगा? महिला पुरुष में? महिलाओं में. एंग्जाइटी किस में ज़्यादा होती है? लो बैकेक्स किस में ज़्यादा होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ महिलाओं में ज़्यादा होता है, ये मत सोचिएगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ महिलाओं में ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है. लेकिन सब कुछ एक जैसा होता है ये नहीं, बस इतनी सी बात है. क्या मैं अपनी बात रख पाया हूँ? कि सब कुछ एक जैसा नहीं होता है, इतनी सी बात मान लो. और जब सब कुछ एक जैसा नहीं है, तो आज मैं जो आपके सामने पक्ष रख रहा हूँ कि वो महिला के लिए अलग क्या है, और उसको डिस्कस करना चाहता हूँ. ये ठीक है भाई, यू कैन से कि भाई आप मेन की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं आज महिला की बात करना चाह रहा हूँ. आई एम जस्ट वॉन्टिंग टू लिमिट माई थॉट एंड आर्ग्यूमेंट दैट देर इज अ इनहेरेंट कंसेप्ट ऑफ जेंडर ब्लाइंडनेस व्हेन इट कम्स टू द टेकिंग केयर ऑफ वुमेन्स हेल्थ. इज दैट क्लियर? एंड वी रेस्ट्रिक्ट आवर आर्ग्यूमेंट ओनली अप टू the motherhood, and we don't think beyond that. Is that enough? ये इतना तो क्लियर है. तो ये उसके बाद ये जो जेंडर ब्लाइंडनेस पार्ट है, ये जो पॉलिसी मेकर्स का और प्लानर्स का, ये जो है ब्लाइंडनेस के कारण इट कन्वर्ट्स इनटू जेंडर बायस. और फिर हम जो है डिसीजन मेकिंग जो है मेल के उसमें करने लगते हैं. आपको मालूम है दुनिया में जितनी भी फार्मा कंपनीज रिसर्च करती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स के लिए करती हैं? कौन से एरिया में ज़्यादा करती हैं? मेल के लिए ज़्यादा करती हैं, क्योंकि मार्केट उनको वहाँ मिलता है. आपको ये चीज़ें धीरे धीरे मैं बताऊंगा. उतना रिसर्च होता नहीं है. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस. तो अभी उस पॉइंट पे दोबारा आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा बायस है, क्या एविडेंस ये साबित करती है कि हमारा बायस है उसके संबंध में? क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूँ, आजकल पढ़ाता ही हूँ,
तो मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी भी है कि मैं आपको वो एविडेंस उसके साथ दूँ, एविडेंस दूँ। तो ये कहता है 45 साल से ऊपर में मल्टी मॉर्बिडिटी, द प्रोपोर्शन ऑफ 3 और मोर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल इज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर्स एंड सो ऑन, हैव बीन रिपोर्टेड टू बी सिग्निफिकेंटली हायर इन वुमेन देन वुमेन। एनसीडी की जब बात आती है तो महिला ज़्यादा सफ़र करती है। द ओवरऑल प्रिवलेंस ऑफ रिपोर्टिंग एटलीस्ट वन एनसीडी, एक चाहे फिजिकल चाहे मेंटल हो, was found to be higher among women, and the relative risk of fatal ischemic heart disease secondary to diabetes was twice as high in women than men. कई लोगों को ये भी लगता है कि महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं होते हैं, लेकिन जो उनका प्रेजेंटेशन होता है वो अलग होता है, उसको फिर कभी वी कैन टच अपॉन दैट, बट द पॉइंट हेयर इज दैट दिस। नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, मैं जो आपको कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि पुरुष को बीमारी नहीं होती, पुरुष को होती है। अब देखिए, इसमें पॉइंटर नहीं है क्या? ये इधर देखिए, फीमेल, हाँ अच्छा ये निकलेगा इसमें, दिस हैज टू गो उसमें, ये उसमें डालना है। तो महिला में लो बैक एक ज़्यादा होता है। आपने महसूस किया है क्या? घर में, एक्सटेंडेड फैमिली में, समाज में देखिए, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, हेडेक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर्स, डिमेंशियाज, दीज आर ऑल वुमेन लेड बीमारियां, महिला को ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है। और उधर पुरुष पे आप देखेंगे तो उनका हियरिंग लॉस, डायबिटीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, टीबी, सिरोसिस, सीओपीडीज और लंग कैंसर, स्ट्रोक, रोड इंजरीज, ये पुरुष में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना आर्ग्यूमेंट फिर से बोल रहा हूँ। मैं इस एस्पेक्ट की आज बात नहीं कर रहा हूँ, मॉर्टेलिटी ड्रिवन कंडीशंस क्या है, इसमें ज़्यादातर आदमी मरता है। मॉर्टेलिटी समझते हैं ना, डेथ होती है। तो पुरुष की जो कंडीशंस होती हैं, दे आर मॉर्टेलिटी ड्रिवन। सिरोसिस, चांसेस ऑफ dying is higher. Cancers, lung cancers, chances of dying higher. So the men जो बीमारी समझता है, जो होती है उसको, चाहे उसकी बायोलॉजी के कारण, चाहे उसके ऑक्यूपेशन के कारण, चाहे उसकी आदतों के कारण, all put together, men suffers different types of diseases than women. पहला आर्गुमेंट ये कह रहा हूँ। और जो मेन की सफरिंग्स होती हैं वो मॉर्टेलिटी ड्रिवन होती है, वो मर जाता है। आप ही ने बोला ना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी ज्यादा होती है, कहां से आया ये शब्द? यही कोई तो लॉजिक होगा ना भाई, महिला क्यों ज्यादा जीती है? महिला इसलिए ज्यादा जीती है क्योंकि मॉर्टेलिटी ड्रिवन कंडीशंस जो होती हैं, जिसमें डेथ होती है, मेन आर ड्रिवन बाय दोस। वही जो मॉर्बिडिटी ड्रिवन कंडीशंस होती हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म पे वो चलता है, आदमी मरता नहीं है, वो महिलाओं में ज्यादा होती है। ये समझ गया ये बात? इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। तो जो आर्ग्यूमेंट मैं आपके सामने फिर रखना चाह रहा हूं वो फिर ये है कि ये मानिए कि ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक सीमित नहीं है, ये मानिए कि ये सिर्फ बच्चे पैदा करने तक की बात सीमित नहीं है, ये मानिए कि उसके बाद की बात है, और ये भी मानिए कि इसके कारण अलग अलग हैं। मॉर्बिडिटी जो होती है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है, मॉर्टेलिटी जो ड्रिवन रीजंस वो पुरुष में ज़्यादा होते हैं, और इसके कारण वो जो है फीमेल की एज लॉन्जिटिविटी होती है, वो ज़्यादा जीती है लेकिन सफरिंग्स के साथ जीती है। ये इसमें किसी को कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? मतलब एतराज, ऑब्जेक्शन, दूसरा पक्ष, अगर ये बात सही है तो उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। बस यही मेरा आर्गुमेंट है। यू जस्ट कांट लीव हर टू हर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड से नाउ शी इज डन, रेस्ट इज ऑल इक्वल, शी हैड टू प्रोक्रिएट, शी हैज टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन एंड दैट इज डन, नाउ शी इज नो डिफरेंट देन अ मैन। दैट आर्गुमेंट इज रॉन्ग। इतनी सी बात कह रहा हूं। और अगर उसको फिर अगर आप डिसएग्रीगेटेड उस तरीके से देखें तो आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मॉर्बिडिटी ड्रिवन जो कंडीशंस होती हैं वो महिला को ज़्यादा प्रभावित करती है। ये समझ में आया?
अगर ये समझ में आया तो आगे डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स होते हैं, तो उसके कारण ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का डेलीज है, उसमें भी आप देखेंगे कि महिला के वो ज़्यादा है। ये स्टडीज़ हैं, ये निमांस की स्टडी है। सो शी सफ़र्स मोर एज एंड सेक्स डिसेग्रीगेटेड डेटा में। ये आपको स्लाइड दिख रही है कि अच्छे से समझ में आ रहा है? कुछ नहीं दिख रही है? आप जवाब नहीं दे रहे, मतलब इसमें क्या दिख रहा है? मेल और फीमेल अलग दिख रहे हैं? पहले तो वहां से शुरू करें। हैं? कहाँ दिख रहे हैं? मेल ऑन टू योर लेफ्ट एंड फीमेल्स ऑन टू योर राइट। कैन यू सी ऑन द एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है? डेलीज हैं, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, और इधर जो है एज ग्रुप है। तो हम जो है ये जो 40-45 साल के बाद यहाँ से जो ये जो ब्रॉड है, आप देखिए महिला, ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं ये इस कलर में दिखा रखे हैं, डार्क रेड में। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स उससे कम वाले कलर में, शिजोफेनिया वो डार्क येलो ब्राउनिश, अदर मेंटल डिसऑर्डर्स विद द येलो कलर, बाइपोलर डिसऑर्डर्स विद द ग्रीन कलर, और ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ईटिंग डिसऑर्डर्स और ये सब जो है टुवर्ड्स द एंड। ये इनका पैटर्न है, और ये जो है ब्रॉड है महिला के लिए। तो अगर हम उसको इग्नोर करें, इफ वी इग्नोर दिस एस्पेक्ट, देन वी विल बी जस्ट ट्रीटिंग हर एट पार विथ मेन। ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है? कुछ पूछना है? आगे बढ़े। ओके, तो इसका समाधान क्या है? आपने आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुनी है? क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान कार्ड जिसके लिए बोलते हैं, आयुष्मान योजना भी बोलते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो आम है। 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट टू दोज हु आर वल्नरेबल पॉपुलेशन, है ना? फ्री इलाज सुना है? तो ये अगर पुरुष और महिला, उसमें ये तो नहीं है कि पुरुष को दिया जाएगा महिला को नहीं दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो समाधान हो गया। इज दैट एनफ? सरकार क्या कर सकती है? सरकार नीति बनाएगी ना कि ठीक है, एक परिवार को 5 लाख तक का निःशुल्क कैटास्ट्रॉफ के लिए इलाज की सुविधा है ना। तो उसमें एक्सेस बराबर होना चाहिए क्या सेवाओं का? आप लोग इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं इस सब्जेक्ट में, लुक्स लाइक अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। तो उसमें फर्क पड़ना चाहिए क्या दोनों में? मतलब अगर कोई महिला घर में बीमार हो तो वो जानी चाहिए हॉस्पिटल, अगर कैशलेस है तो? है जाती है क्या? वो उसका कोई एविडेंस है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये एक पेपर है, इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम्स को एग्जामिन किया 15 से 19 के बीच में राजस्थान में, और ये कहा कि इलाज मुफ्त था इंश्योरेंस का, लेकिन ये जो 15 साल तक के बच्चों में 67% एडमिशंस किसके थे? मेल। 33% फ्री था दोनों के लिए। लेकिन आज हम मोर देन 50 ईयर्स पे देखिए तो कितना है? 57। एंड किसको ज़्यादा आना चाहिए? कायदे से दोनों को आना चाहिए, लेकिन अगर मॉर्बिडिटी ड्रिवन कंडीशंस भी हैं तो फीमेल शुड हैव एक्सेस। तो उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि देयर इज स्टिल सम गैप इन टर्म्स ऑफ एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन व्हेन इट कम्स टू अवेलिंग द सर्विसेज, और ओवरऑल 45% है। ये जो कपूर की स्टडी है ये एम्स दिल्ली की है, इसमें इन्होंने सेक्स रेशो बताया है 60 एंड अबोव 1.75,
आप इससे कुछ मतलब समझ रहे हैं क्या? किसका? फीमेल ज़्यादा ओपीडी में आ रही हैं, मेल इज टू फीमेल है ये 1.75, मतलब 1.75 पुरुष अगर ओपीडी में आते हैं तो एक महिला आती है, 175 पुरुष आते हैं 100 महिला आती है, ये है ओपीडी में। तो ये क्या है? ये एक्सेस और यूटिलाइजेशन का गैप है, ठीक है। तो एक बायस तो हुआ कि हमारी प्लानिंग में हम कैसे उसको देखते हैं, दूसरा बायस, दूसरा जो वो तो ब्लाइंडनेस हुई, बायस ये हो गया कि देयर इज समथिंग एल्स विच इज लिमिटिंग हर टू एक्सेस द ट्रीटमेंट इवन व्हेन इट इज कैशलेस और फ्री। आप इतने पे निश्चिंत नहीं हो सकते कि आपने जो है स्कीम बनाई और मुफ्त रख दी और लोग आए। उसके लिए ये जो बैरियर्स हैं, सोशल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स जो हैं, उसको भी सोचना पड़ेगा। और तीसरा जो है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, ये इसका मतलब है। तो ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक जिक्र और करता हूँ आपके सामने। ये स्लाइड ये दिखा रही है कि कुल अगर 100% है बीमारियां, तो 43% बीमारियों में वुमेन 43% आर कंडीशन दैट नीदर अफेक्ट वुमेन डिस्प्रोपोर्शनेटली नॉट डिफरेंटली। नींद आ रही है साहब? इधर इनको नींद आ रही है। तो 43% बीमारियां ऐसी हैं जहां पे पुरुष और महिला में भेद नहीं होता है, न तो वो डिस्प्रोपोर्शनेटली वुमेन को अफेक्ट करती है और न ही वो डिफरेंटली अफेक्ट करती है। तो डिस्प्रोपोर्शनेटली मीन्स कंडीशन दैट अफेक्ट वुमेन डिस्प्रोपोर्शनेटली आर डिफाइंड एज कंडीशन विद अ हायर प्रिवलेंस इन वुमेन कंपेयर टू मेन बट नॉट अ हायर डिजीज बर्डन पर केस। महिलाओं को ज़्यादा, पुरुषों को कम, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली। और जो डिफरेंटली, उस बीमारी की सीवियरिटी महिला को ज़्यादा, पुरुष को कम, दैट इज डिफरेंटली। तो डिस्प्रोपोर्शनेटली एंड डिफरेंटली ऐसे समझाया है। लेकिन दूसरी जगह बता रहा है 47% आर रिलेटेड टू कंडीशन दैट अफेक्ट वुमेन डिस्प्रोपोर्शनेटली, उनको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, और 4% जो है वुमेन को डिफरेंटली अफेक्ट करती हैं। तो ये अलग जो है 43%, 47% डिस्प्रोपोर्शनेटली, और उसको जो है इन्होंने इकोनॉमिक फोरम ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि वी शुड थिंक अबाउट इट। देयर आर स्पेसिफिक्स ऑफ दैट वुमेन सफरिंग्स विच अफेक्ट देम डिस्प्रोपोर्शनेटली एंड डिफरेंटली। और यहाँ पे जो पोस्ट मीनोपॉजल पीरियड होता है, आपकी फैमिलीज में मदर्स और जो बड़े लोग हैं उनको आपने देखा होगा, उस पे जो है फोकस कम होता है। हम कैंसर्स पे ज़्यादा भागते हैं, कैंसर का इलाज जल्दी करने लगते हैं। तो इस स्लाइड में ये दिखाने की कोशिश की है कि जो रिसर्च की जो प्रायोरिटीज़ होती है ना, रिसर्च फार्माकोलॉजिकल कंपनीज और जो रिसर्च कंपनीज होती हैं, कि कहाँ पे हम और शोध करें, वो शोध में भी ब्लाइंडनेस हो जाती है। वो शोध भी वहाँ पे ज़्यादा करती है जहाँ पे उनको कैंसर्स या दूसरी बीमारियाँ हों। लेकिन ये जो सफरिंग्स वाली है, डिसेबिलिटी वाली, ये जो मॉर्बिडिटी ड्रिवन कंडीशंस हैं, जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एंडोमेट्राइटिस, मीनोपॉजल, पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम्स और ये सब, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन और ये सब, इस पे रिसर्च कम होती है। तो जब रिसर्च कम होती है तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी कम होते हैं। हम वहीं से बायस लेके चलते हैं। पॉइंट मेरा सिर्फ ये कहने का है कि वी हैव अ इनहेरेंट बायस इन टेकिंग वुमेन्स हेल्थ बियॉन्ड मदरहुड। हम सोचते नहीं हैं। तो ये रिसर्च भी कम होती है, उसके कारण यू हैव लेस डेटा। बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता नहीं है, लेकिन जितना भी डेटा ग्लोबली अवेलेबल है उसमें 50% सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा है, 50% नहीं है।
और जो सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा है उसमें 50% जो अवेलेबल है उसमें 64% पे वुमेन डिसएडवांटेज में होती है और मेन डिसएडवांटेज 10% होता है। ऐसा नहीं है कि मेन इज नॉट एट डिसएडवांटेज, देयर आर कंडीशंस विच अफेक्ट मेन ऑल्सो डिफरेंटली, बट व्हेन इट कम्स टू द डिसएडवांटेज द डेटा विच इज अवेलेबल विच इज not a perfect data, but then it is pointing that 64% is women which is affected disproportionately. ठीक है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? नहीं, ये टॉपिक गलत चूज कर लिया लगता है, हैं? अच्छा, तो मैं आपको फिर उधर ले जाऊंगा जो समझ आपको प्री मेनोपॉजल एरिया में, उस पे भी वी नीड टू टॉक अबाउट इट। सो शुड वी गो देयर? ये हमने सोचा कि हम इस ओल्ड एज से शुरू करेंगे, बट बायस को अब जेंडर साइकिल लाइफ साइकिल अप्रोच पे लेते हैं। सो हियर द बिफोर कंसेप्शन क्या है? बायस है कुछ क्या? बिफोर कंसेप्शन कोई बायस है क्या? सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या होता है? हैं? Skewed ratio. So you have less daughters being born than boys. Is it a natural thing? Natural है क्या? है? Feticide. हाँ, तो वैसे नेचुरल क्या होना चाहिए? इक्वल, क्लोज टू इक्वल, equal, close to equal, close to equal. So there are countries where you have 1042 is the sex ratio at birth. There are countries where it's 980. So close to normal, close to equal. 1000 boys, 1000 girls, है ना? कुछ देशों में ज़्यादा भी वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, but then if it is less than 940, 970, then that shows that there is a bias for girls. And why that bias should be? वो bias क्यों होना चाहिए? वो bias क्यों होना चाहिए? इसका कोई लॉ है क्या? आपने कोई लॉ सुना है इसका? सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोहिबिटेड है क्या? है? PCPNDT एक्ट, PCPNDT एक्ट. So there is a law for against sex determination, against sex determination. So sex determination गलत है क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन गलत नहीं है, सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड गलत है। आप इसलिए लिंग परीक्षण कराओ ताकि बेटी हो तो उसको रोके, दैट इज रॉन्ग। यही कहना चाह रहे हैं? सो वी हैव अ लॉ अगेंस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन विच इज नॉट देयर इन मेनी कंट्रीज। और साइंटिफिकली तो ये कहा जाता है कि इट इज़ गुड टू नो द सेक्स ऑफ द फीटस। जब माँ और बाप उससे बात करते हैं, जब वो वूम में होती है बच्चा होता है, तो वो समझता है। बट देन वी हैव अ लॉ, सो दैट बायस इज रिफ्लेक्टेड हेयर। यू हैव इन यूट्रो एंड बिफोर कंसेप्शन ऑल्सो। बिफोर कंसेप्शन कैसे? कंसेप्शन से पहले बायस होता है क्या? अभी कंसीव नहीं किया है, उससे पहले हैं? कैसे? हाउ?
design a baby, yeah, you think and you design a baby and then you are saying that it is not feticide, we have chosen to have a, that's called sex selection. So sex selective technologies and the sex selective abortions, both these put together to a decline in sex ratios at birth, which is a bias. ठीक है, which is a bias, and we also have that bias in our society. We also have a bias in our country, although things have improved significantly in recent past because of the initiatives like Beti Bachao, Beti Padhao and other things, and people have generally become aware. But then still there is lot needs to be done on this front. Infant mortality rate सुना है क्या आपने, क्या होती है? इन्फेंट कौन होता है? 0 से 28 डेज नहीं, वो नियोनेट होता है. 28 डेज इज नियोनेट. इन्फेंट इज 1 ईयर. 1 ईयर. तो 1 साल तक के बच्चों में मौत किसकी ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मली? इफ ऑल द थिंग्स आर पुट टुगेदर सेम, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस, एटमॉस्फियर सब एक जैसा हो, एक ही समाज हो, एक ही जैसी स्थिति हो, तो कौन ज़्यादा मरता है, लड़का या लड़की है? नहीं, ये नहीं पढ़ा है. एक्स क्रोमोसोम पढ़ा है, वाई क्रोमोसोम पढ़ा है. एक्स वाई क्या होता है? मेल, और एक्स एक्स फीमेल. दैट इज ट्रू. सो एक्स जो होता है थोड़ा भारी होता है, एक्स हेवी होता है, और उसके कारण जो जब जीवन की दौड़ होती है, लाइफ possibilities, then you may have a few more boys being born than girls in a society that is considered to be a normal, because Y is less heavy than X. So when there is a race for the वो, तो there is a possibility, hard and fast नहीं है. There are countries जहाँ पे लड़कियाँ सेक्स रेशियो एट बर्थ 1042 भी है, वो भी है 9, और कहीं पे 980 भी है. लेकिन ये जो एक्स होता है ये भारी होता है. भारी मतलब इम्यूनिटी ज़्यादा होती है. किसी भी एडवर्स सिचुएशन में आप एक बेटे को छोड़ दो और बेटी को छोड़ दो तो कौन मरेगा? बेटा. So boys have more infant mortality than girls. ये सुना है? नहीं, ये भी नहीं पढ़ा. So boys have more infant mortality than girls. But अगर किसी सोसाइटी में, और यही अंडर 5 mortality होती है. अंडर 5 mortality क्या होती है? 5 साल से कम बच्चों में. तो 5 साल से कम बच्चों में अगर mortality गर्ल्स की ज़्यादा है तो क्या मतलब है इसका? अभी एक्स वाई बताया, तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए mortality? और अगर लड़कियों की ज़्यादा है तो neglect. So you are allowing her to die. This is called neglect. There are many states in India जहाँ पे infant mortality and under 5 mortality for boys is less than girls. That shows post birth discrimination. आप में से कई तो महिला बाल विकास में काम करेंगे ना, आंगनवाड़ी में जाएंगे ना, ICDS देखेंगे. So you will see that gender issue there. That bias, that neglect, this is called post-birth discrimination. And if any society you have a higher U5MR for girls than for boys, or if you have a higher infant mortality rate for boys, for girls than for boys, then you show there is a neglect. समझ में आ रहा है? ये तो खैर उससे डायरेक्ट रिलेटेड है. इसको बिनाइन नेग्लेक्ट भी में भी डाल सकते हैं. चाइल्ड हेल्थ का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर. हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ये होता है कि आप जो है किस बीमारी के लिए अस्पताल में या डॉक्टर के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. दैट इज़ हेल्थ सीकिंग बिहेवियर. एंड आइडियली दोनों का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर बराबर होना चाहिए.
लेकिन द एविडेंस शोज कि गर्ल्स का हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, बॉयज़ का ज़्यादा होता है, और करस्पॉन्डिंगली बॉयज़ की डेथ हॉस्पिटल ज़्यादा होती है, गर्ल्स की कम होती है। उसके बाद क्या है? एजुकेशन, इलिटरेसी, सेक्सुअल वायलेंस, नहीं बस ठीक है। बताइए आप लोग क्या मतलब इस, शुड वी वाइंड इट अप इफ यू हैव सम मोर? नहीं, हाँ जी, रोड साइड एक्सीडेंट किसके? नहीं, वो तो मेल फीमेल में आओगे ना, अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो रोड एक्सीडेंट्स तो मैंने आपको बताया, रोड एक्सीडेंट्स तो पुरुषों के ज़्यादा होते ही हैं, वो तो है ही। वो यहाँ देखिए आप, रोड इंजरीज नीचे से तीसरा बार। सो मॉर्टेलिटी रोड एक्सीडेंट्स इज कंसिडर्ड टू बी मोर इन मेन देन इन कंपेरिजन टू वुमेन, दैट इज ट्रू। एंड मॉर्टेलिटी ड्रिवन कंडीशंस जो हैं पुरुषों की ज़्यादा होती हैं, वो सही बात है। और कुछ वही जाएं। उसके बाद जो एडोलेसेंस है एडोलेसेंस और एडल्टहुड, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो सुना है? MMR सुना है? क्या होता है? पर लैख डेथ ऑफ वुमेन, डेथ ऑफ वुमेन, डेथ ऑफ प्रेग्नेंट बोलो ना, डेथ ऑफ वुमेन ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज, वो क्या कहलाती है? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो पर 100,000 लाइव बर्थ। 1 लाख जन्मों पे कितनी मदर्स की डेथ हुई? कितनी है मध्य प्रदेश की, इंडिया की? हाँ, तो 144 है अभी शायद लेटेस्ट, अभी ये जो SRS आया है, तो वो इतनी 140 प्लस आउट ऑफ ज़्यादा है। 1 लाख जन्म पे 140 ज़्यादा है, ज़्यादा है। 100 से कम होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। एक भी नहीं क्यों होना चाहिए? अवॉइडेबल है। और प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग भाई। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो इज जस्ट 1 और 2, नेग्लिजिबल शी सेड। हम एम करते हैं कि हम 70 तक पहुंच जाएं, क्योंकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। SDG सुना है? अप टू 2030, and we aim to reach to 70 as a country. There are many states which have done it. Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, many states have done it. But यहाँ की states जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, they are high. तो वो माँ क्यों मरती है? माँ क्यों मरती है? नेग्लेक्ट या कोई मैं आपको वही ले जाना चाह रहा हूं, नेग्लेक्ट के कारण मरती है। One of the reasons. So there could be other reasons also. Okay, so if we say medical reasons and non-medical reasons, so if we discuss non-medical reasons, what is the reason for that? Not enough care during pregnancy and during nutrition during pregnancy. बाल विवाह उस पे आ रहे हैं, बाल विवाह पे भी आते हैं. So not enough nutrition, she is anemic, and 52-53% women in reproductive age group are women who are anemic. वो खुद ही कमज़ोर होती है. और क्या? Many pregnancies, too many pregnancies, too early pregnancies which he is referring to, and
टू फ्रीक्वेंट, एक बच्चे के बाद दूसरा जल्दी से, टू मैनी, टू अर्ली एंड टू फ्रीक्वेंट। तो वो क्या शो करता है? How does it reflect on the society's behavior? Women do not have a decision making power, and we just want to get things done. So I have decided that we will have this, 2 children, done, fast, khatam. Child marriage is still, with the education, child marriages have come down. That is true, significantly come आया है. But still you will be working as women and child development officers, so you will be positioned specifically to prevent Bal Vivah on 14th Akshaya Tritiya, 14th of April, whatever the date, Akshaya Tritiya. तो वो बाल विवाह क्या है? सोसाइटी का बायस है, निग्लेक्ट है ना, है? क्या है? फीमेल के लिए सोशल इविल है, सोशल इविल तो है ही। तो चाइल्ड मैरिज, सो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो हाई किसी सोसाइटी में, तो वो क्या है फिर? हाउ डू यू डिफाइन इट? इज अ अवॉइडेबल प्रॉब्लम जिसको हम रोक सकते हैं। मेडिकल रीजन तो बताते हैं कि ये पोस्टमार्टम हेमरेज से मरी, ये एनीमिया से इसका डेथ हुआ, वो मेडिकल रीजन है। वी आर नॉट डीलिंग विद द मेडिकल रीजंस, वी आर सिंपली सेइंग कि सोशल रीजंस क्या है। सोशल रीजंस इज ही सेड चाइल्ड मैरिज, टू अर्ली, टू फ्रीक्वेंट, टू मैनी, न्यूट्रिशन, you said that the malnutrition and anemia, and also health seeking behavior. कई लोग आज भी होम डिलीवरीज कुछ होती हैं, 2-4%, 6% होती हैं जी। ANC, yes, एंटीनेटल चेक्स कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 है, आजकल बोलते हैं 8 होना चाहिए। आजकल बोलते हैं कि कम से कम 6, 7, 8 होने चाहिए, और 4 तो मिनिमम होना चाहिए, और उसमें एक कम से कम जो है अच्छे डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए, सो दैट यू आइडेंटिफाई हाई रिस्क प्रेगनेंसी इन टाइम एंड ट्रीट दैट, सो दैट शी डजंट हैव टू डाई। वो आसानी से थोड़ी डेथ होती है, माँ आसानी से नहीं मरती है भाई, ये मैं आपको बता दूँ, और मरनी भी नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डेथ, एज शी सेड that there is hardly 1 or 2%, 1 or 2% नहीं, 1 or 2 per lakh deliveries death in Finland, Norway, Sweden and other countries, because it's a very natural thing, and now they are actually trying to promote the natural birthing. हमारे यहाँ पे जो C section का मैंने जिक्र किया, वो भी एक unnecessary का एक फैक्टर है, जब इंडिकेटेड हो तो होना चाहिए। बट देन कमिंग टू डेथ्स, मध्य प्रदेश में कितने बर्थ्स होते होंगे साल में? अंदाजा 17-18 लाख होते हैं। 18 लाख में 140 के हिसाब से कितनी डेथ्स हो गई? 140 इंटू 18, 1400, 2200, 2300 करीब डेथ्स होती है। 2200, 2300 डेथ्स मतलब 7-8 डेथ्स रोज। मदर्स डाइंग ऑफ giving birth to child. So is it a medical factor only, or is it a societal system, value system also? So you will be dealing with the Anganwadis, you will be handling education also, but in any role I would say, even if you are police officers or other officers, society के लिए तो जिम्मेवारी सबका है ही। और आजकल तो health in all वाला concept है, so everybody works for betterment of health, so you all are party to it. तो 7-8 डेथ्स रोज हो जाती हैं। तो आपका ANC आपने जिक्र किया, व्हाट नेक्स्ट? वैक्सीनेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। डिलीवरी अस्पताल में होना चाहिए,
डिलीवरी घर पे नहीं होना चाहिए। और अस्पताल कैसा होना चाहिए? अस्पताल जो है इक्विप्ड होना चाहिए। अस्पताल इक्विप्ड होना चाहिए ताकि वो इमरजेंसी मैनेजमेंट कर सके। So it could be PSC, it could be CSC, it could be district hospital, it could be medical college, it could be any other hospital where the staff is trained and equipped to handle any emergency related to childbirth. And as I said, she doesn't die easily. बहुत टाइम मिलता है, बहुत समय मिलता है। तो ये जो डिले हो जाता है उसको एक क्लासिकल थ्योरी है 3 डिलेज की। आप में से सुना है किसी ने 3 डिलेज? नहीं, मैं बताता हूँ। तो डेफिशिएंसी वो तो 4 Ds है, दैट इज बच्चों से रिलेटेड। बट यहाँ पे 3 क्लासिकल डिलेज होते हैं। 3 क्लासिकल डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। पहला डिसीजन, डिले इन टेकिंग डिसीजन टू रीच टू द फैसिलिटी। मतलब हम परिवार के रूप में ये फैसला नहीं ले पाते कि अस्पताल जाना चाहिए। क्या डिले हुआ? डिले इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग गोइंग टू द हेल्थ फैसिलिटी। सेकेंड, डिले इन रीचिंग टू द हेल्थ फैसिलिटी। तो उसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली कवर करने के लिए क्या शुरू किया? इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन और एम्बुलेंस और जननी सुरक्षा योजना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा, तो पहला डिले इन रीचिंग टू द decision to reach to the deciding to go to the facility, that is first. Second, in reaching to the facility. And third, even if you reach to the facility, delay in the initiation of the treatment, initiation of the procedure, initiation of the management. ये 3 क्लासिकल डिले हैं। पहला फैसला, आप फैसला लेने में देर लगाते हो कि अब हमें चलना चाहिए। दूसरा आप वहाँ तक पहुँचने में डिले हो जाता है। तीसरा, अगर आप वहाँ पहुँच भी गए तो आपको हेल्थ सर्विसेज जो मिलनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें डिले हो जाता है। क्योंकि कभी डॉक्टर साहब नहीं हैं, कभी ब्लड नहीं है, कभी स्टाफ नहीं है, कभी रात का समय है, कभी वहाँ से आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, यहाँ नहीं वहाँ। तो शी गिव्स लॉट ऑफ टाइम, शी गिव्स एनफ टाइम, शी डजंट डाई ईजीली। And it is actually, if I may say so, it reflects on the society's behavior. How do we treat women? There should not be any woman dying of giving a birth to a baby. This is a very natural process, physiological process. तो हमारे यहाँ पर अभी भी 2000-2500 जो भी डेथ्स कैलकुलेशन हमने किया, 7-8 पर डे होती है। तो आप लोग जब फील्ड में जाओगे ना, कोशिश करना उसको समझने के लिए, ऑडिट करने की, कि क्या हुआ ऐसा कि इसकी डेथ हुई। और आप उसकी जब गहराई में जाएंगे कि क्या हुआ ऐसा कि उसकी डेथ हुई, तो आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। वो सीख जो सोसाइटी को समझाने के लिए होगी, जो आपको समझने के लिए होगी। द वे यू कैन एजुकेट दोज प्रेग्नेंट्स who are coming for ANC and also the family members including the husbands, how to deal with this। ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात लग रही है क्योंकि हम प्रिविलेज क्लास हैं, हम वी आर हैव्स इन दैट रिस्पेक्ट, हमको वो महसूस नहीं होगा है। लेकिन जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है या जो दूर जगह रहते हैं, उनके लिए these 3 delays are important। और ये भी आर्ग्यूमेंट है कि जो पहला डिले है, पहला डिले क्या है? डिसीजन टू रीच द फैसिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर 2 डिलेज। अगर उसने ये मान ही रखा है कि जाएंगे तो क्या होगा, कुछ होगा तो नहीं, तो फिर वो और डिले करता है। और अगर उसको आपने इन्फ्लुएंस कर दिया विद द सप्लाई साइड मैनेजमेंट, सप्लाई साइड आपने मजबूत कर दी, उसको विश्वास हो गया, या 4 ANCs या पहले आपने उसको बता दिया कि टाइमली इज इम्पॉर्टेंट एंड यू विल गेट सर्विसेज टू द फैसिलिटी विच इज नियरेस्ट बाय क्वालिफाइड स्किल्ड पीपल हैंडलिंग द डिलीवरी, द चांसेस ऑफ डिलीवरी बीइंग सक्सेसफुल वुड बी हायर।
तो वो जो पहला डिले है वो भी कम हो जाता है। ये पॉइंट है, ये सोशल कॉज है। तो ये मत सोचिए कि ये जो है डॉक्टर साहब का डोमेन है। दिस पब्लिक हेल्थ इज नॉट ओनली डॉक्टर्स, पब्लिक हेल्थ इज वी ऑल। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड 4 ANC में अगर आपको पहले से पता पड़ जाए कि ये एनीमिक है, एनीमिया कितना हीमोग्लोबिन, हमारे यहाँ तो सीवियर एनीमिया में भी डिलीवरी होती है 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7, 8, 9, 10, ये सब जो है 9, इन सबको हमें ट्रीट करना है। वेरी इजी, लेकिन है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन फिर भी 50% वुमेन जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एनीमिक होती हैं। ये सिर्फ मेडिकल रीजन है क्या? क्या लगता है आपको? Is it only medical? Then is it a reflection of the society's values? What is that value? What is that value? हम इग्नोर क्यों करते हैं उसको? बहुत छोटी सी बात है कि उसको 4 ANC होना है और ANC स्किल्ड पर्सन के द्वारा होना है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक डॉक्टर ही हो। एक डॉक्टर कर ले, एक कम से कम एक ANC डॉक्टर कर ले तो अच्छा है, और स्किल्ड डिलीवरी हो जाए, लेबर रूम जहाँ पे फैसिलिटीज़ हों, अच्छी इमरजेंसी मैनेजमेंट की फैसिलिटी हो, वहाँ डिलीवरी हो जाए। तो फिर हम उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि वो एनीमिक थी इसलिए मरी। हम यूँ कहने की कोशिश करते हैं कि उसका खूब सारा ब्लीडिंग हो गया इसलिए मरी। हम यूँ डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये कारण था, जबकि कारण जो है हो सकता है हमारे को तलाशने हैं सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम में, कारण हमें तलाशने हैं फैमिली का थिंकिंग में, कारण हमें तलाशने हैं जेंडर में कि हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। एंड दैट विल टेक केयर ऑफ द अननेसेसरी अनटाइमली डेथ्स ऑफ फीमेल्स। या she is referring to the medical audit of deaths। लेकिन मेडिकल ऑडिट ऑफ डेथ जो होती है उसका दोनों होता है, वर्बल ऑटोप्सी है और मेडिकल रीजंस से पता करने का है। दोनों तरीके से पता लगाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर के एंगल से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शी डाइड ऑफ व्हाट, or what were the medical conditions leading to that? Was it a obstructed labor, or it was a postpartum hemorrhage, or it was something else? That helps in making those decisions कि वहाँ पे क्या ठीक करना है। और जो दूसरा आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मैं भी बोल रहा हूँ आपको, वो है कि आपको परिस्थिति परिवार में जाके सोचने की कोशिश करके देखनी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर हो, आप ये पता लगाने की कोशिश करो कि ऐसा कुछ डिले था क्या। जो मैंने 3 क्लासिकल डिले आपको बताने की कोशिश की, वो एनीमिक थी तो क्यों थी, उसकी प्रेगनेंसी टू अर्ली थी तो क्यों थी, टू फ्रीक्वेंट थी तो क्या था, है ना, टू मैनी थी तो क्या था। उन फैक्टर्स को जब हम एड्रेस करने की कोशिश करें विद द फैमिली, देन प्रोबेबली वी आर हेल्पिंग नॉट ओनली दैट प्रेगनेंसी बट वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द पीपल टू थिंक अबाउट दीज फैक्टर्स। ये कहाँ लिखा है कि आप जो है पहले बाल विवाह कर लो, कम उम्र में शादी कर लो और फिर जल्दी से 2 बच्चे पैदा करके अपना पारिवारिक जिम्मेवारी पूरी कर लो? दैट इज रॉन्ग एंड दैट लीड्स टू दीज डेथ्स। सो कमिंग टू जस्ट ए मिनट, सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, इट मैंडेट्स बोथ, यू हैव टू डू बोथ द ऑडिट्स एंड द आइडिया इज नॉट टू विक्टिमाइज द सर्विस प्रोवाइडर। Idea is try to understand what were the factors, reasons leading to that death, और हमें उसको करेक्टिव एक्शन कैसा करना है। लेकिन होता क्या है कि आजकल हम वो ब्लेम गेम में ज़्यादा चले जाते हैं, जबकि कोशिश, मकसद, उद्देश्य इसका ये था है कि हम इस कारण में जाने की कोशिश करें कि क्या कारण थे जिसको अवॉइडेबल कारण थे। जैसा आपने बोला कि कोई मदर नहीं मरना चाहिए, एंड
maternal mortality due to avoidable reasons. So I don't subscribe to that suspension. I don't subscribe to any reason, but the point here is हम लोग blame game में जल्दी से घुस जाते हैं. अगर आपको reasons है और आपने दोनों को करके triangulation, समझते हैं triangulation करें कि ये findings हमें क्या कह रही हैं और मेडिकल की फाइंडिंग्स हमें क्या कह रही हैं, इन दोनों की फाइंडिंग्स से हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं. और अगर उस निष्कर्ष के बावजूद आपको लगता है कि देयर इज अ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, इवन देन सस्पेंशन इज नॉट द आंसर. अ गुड ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग may solve the problem. Maybe he or she doesn't have those skills and also working on other areas. So that's not the only option available, but we jump to that option fast. And इसका गेम आइडिया यही है कि हम समझने की कोशिश करें कि ऐसे क्या हालात थे, ऐसा क्या सामाजिक स्थितियां थी, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण उसकी डेथ हुई, और उनको ठीक करने की कोशिश करें. आप कुछ कह रहे थे. Okay, so you are bringing to the aspect, we have a son preference, we are a patriarchal society, and patriarchy doesn't mean men. We are a patriarchal society. हम तो बोलते हैं कि बुढ़ापा, बेटा बुढ़ापे की लाठी है, और हम तो ये बोलते हैं कि खैर और भी कुछ बोलते हैं. तो पॉइंट ये है कि एब्सोल्युटली बेसलेस आर्ग्यूमेंट है. मैं नॉर्मली उदाहरण नहीं देता हूँ, बट आज दे देता हूँ आपको. मैं मुरैना में कलेक्टर था और वहाँ पे इन्फेंटिसाइड वाज अ प्रैक्टिस. तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे बोला कि आप जाइए मुरैना. तो मैं सोच रहा था कि मेरी पोस्टिंग कहीं ट्राइबल में होनी चाहिए, ऐसा मेरी इच्छा थी. बट ही सेड यू गो देयर एंड दिस इज द इशू, यू शुड अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स यू हैव टू हैंडल. तो वहाँ पे सेक्स सिलेक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन होता था. मुझे नहीं कहना चाहिए, बट शायद कंट्री में पहला कलेक्टर मैं ही था जिसने उनको सेक्स डिटरमाइन करते हुए पकड़ा, डॉक्टर्स को. तो डॉक्टर्स ने एक सीख दिया मुझे. उन्होंने ये तो नहीं माना, क्या मतलब पब्लिकली तो नहीं माना, बट 1-to-1 में तो माना कि सेक्स डिटरमाइन करते हैं. बट यू नो ही सेड, डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि साहब वी आर ओनली केटरिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी. हम सिर्फ समाज के मांग की पूर्ति करते हैं. तो मैंने उनको बोला, नहीं डॉक्टर साहब, यू आर नॉट केटरिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, यू आर क्रिएटिंग डिमांड इन द सोसाइटी. आप समाज में मांग पैदा करते हो. क्योंकि डॉक्टर अगर मरीज को बोल दे, डॉक्टर अगर प्रेग्नेंट को बोल दे, डॉक्टर अगर फैमिली को बोल दे, डॉक्टर अगर सोसाइटी को बोल दे कि ये गलत है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है. डॉक्टर को लोग नोबेल प्रोफेशन ऐसे नहीं कहते हैं इस मेडिसिन को, बट यू आर बिकमिंग पार्टनर इन दैट क्राइम विच इज़ लीडिंग टू सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ डॉटर्स. तो जैसा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, तब मैंने पहली बार उनकी बात को यूँ तो समझा कि समाज में डिमांड है. तो ही सेड कि समाज में, वो तो सप्लाई साइड एस्पेक्ट हुआ कि आप डॉक्टर को रोक रहे हो, बट समाज अगर चाहत रख रहा है तो उस डिमांड को भी तो कम करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए ना. तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा इनिशिएटिव है जो समाज को जागृत करता है, जागरूक करता है कि आप इसके लिए ना करो. फिर हमने क्या किया, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया बिटिया. बिटिया, द फैमिली इज हैविंग ओनली 1 चाइल्ड, दैट टू अ डॉटर, हमारे जैसे. तो हमने उनका संगठन खड़ा किया, और ये जो पेट्रियार्की है और ये जो पितृसत्तात्मकता है, इसके लिए हमने वॉइस रेस की. ऐसा कहीं नहीं है, बेटा और बेटी दोनों बराबर होने चाहिए. पॉइंट ये नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है, पॉइंट ये कि दोनों बराबर हैं, बेटा और बेटी भी. लेकिन क्या है, एविडेंस मैं आपको बताता हूँ. वेरी अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है ना उतना इवॉल्व हुआ नहीं है. हम आज ये सब तय कर लेते हैं, आप में से भी कुछ लोग हो सकता है इस बात को माने. यू विल डिसाइड एक चीज़ पक्का कि बच्चे कम पैदा करने हैं, लिखवा लो मुझसे, ये आप तय करोगे. लेकिन फिर आपका ये जो माइंडसेट है वो इतना मैच्योर नहीं है, वो इतना सबका नहीं, वेरी फ्यू, हाँ, वो फिर आपको सन प्रेफरेंस पे ले जाता है. तो आप जो है
इस माइंडसेट से चलते हो कि फैमिली लिमिट करनी है, और फिर आपकी ये जो पूर्वाग्रह है और ये जो सोच है और ये जो कंडीशनिंग है और ये जो पेट्रियार्की है और ये जो फैमिली का एटमॉस्फेयर है, वो आपको प्रेफरेंस पे ले जाता है। और जब आप प्रेफरेंस पे चले जाते हो ना, तो फिर बेटी रुक जाती है जन्म लेने से। ये सीधी सी बात है। और दूसरा, तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो ये है तो बेसिकली ये माइंडसेट, और एविडेंस ये कहता है कि इस माइंडसेट का एजुकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेशन है नहीं, क्योंकि इसका जो इस इशू का प्रॉब्लम का जो फीटिसाइड का प्रॉब्लम हुआ था, अर्बन एफ्लुएंट एजुकेटेड क्लास, जब भूकंप आता है ना तो उसका एक एपिसेंटर होता है जहाँ पर उसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। सो द एपिसेंटर ऑफ दिस फिनोमिना इज अर्बन एफ्लुएंट एजुकेटेड क्लास, पीपल लाइक यू एंड मी। हम खामखा दूसरों को दोष देते हैं। और फिर सेकंड रिंग में आता है रूरल एफ्लुएंट एजुकेटेड क्लास, थर्ड रिंग में वो जो है अनएजुकेटेड, पुअर, अर्बन एंड देन रूरल, ऐसा इसका रिंग बनता है। सो इट इज़ बेसिकली अर्बन एफ्लुएंट एजुकेटेड क्लास विच गोज इनटू दिस। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको कौन सा शब्द एप्रोप्रिएट होगा, मेरे ख्याल से हिपोक्रेसी ठीक वर्ड है। बहुत संतुलित शब्द इसके लिए हिपोक्रेसी है, कि हम लोग जो है सोचते हैं कि हम इसको कंट्रोल, हम वी वांट टू लिमिट आवर फैमिली, बट ऑल्सो वी हैव अ इनहेरेंट बायस अगेंस्ट दोज गर्ल्स, डॉटर्स, और प्री ऑक्यूपेशन फॉर सन प्रेफरेंस जिसको बोलते हैं, and then we get into this, and the evidence says the epicenter of this is urban affluent educated class। और ये सच मानिए इस बात को आप, तो हम तो कई एक्सरसाइजेज में लोगों से वो बनवाते हैं कि आप कभी घर बैठ के अपनी फैमिली, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं, पड़ोसी अड़ोसी जितने भी लोगों को आप जानते हो, और आप देखना किसके कितने बेटे हैं, किसकी कितनी बेटी है, किसके कितने बेटे हैं, और आप देखना क्या निकल के आ रहा है। थिंग्स आर इम्प्रूविंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग, बट आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपने कई मित्रों को, कई अपने जान पहचान वालों को समझता हूँ, देखा है मैंने कि इस सोच के साथ वो काम किए ज़िंदगी में। सो दैट इज़ अ बायस, ये हमें इसको समझना पड़ेगा आपको। सो ये पेट्रियार्की है साहब, और ये मैं जेंडर की जब क्लास लेता हूँ तो ये बताता हूँ, समझ लो आपकी शादी हो गई और आप और आपकी वाइफ और हस्बैंड दोनों काम कर रहे हैं, तो ये जेंडर की समझ जो है बहुत आसानी से बनती नहीं है। तो मैं उसको एग्जांपल देता हूँ कि ये है तो यहाँ पे जेंडर इज हियर, इज योर माइंड सेट। आपको अगर पुरुष कोई है और उसकी वाइफ उसको सुबह बोल दे कि आज तुम चाय बना दो, तो वो जो यहाँ पे ये जो शिकन सी आ जाती है ना, ये 3 लाइनें बन जाती हैं, वो जेंडर को समझाने के लिए मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हम जेंडर रोल्स में डिफाइन कर लेते हैं। हम ये तय कर लेते हैं कि ये कैसे हो गया, आपके बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, फिर आप खुद ही तय कर लोगे कि ये काम तो ये कर लेगी, ये काम मैं कर लूँगा। भाई तुम क्यों किचन में उसका बेटे का खाना नहीं बना सकते, लेकिन वो मम्मी का काम हो जाता है, और फिर आप उससे कन्वीनियंटली बाहर हो जाते हो, फिर आप उसी आइडियाज़ को रीइंफोर्स कर रहे होते हो, है ना। आप अपनी बेटी को गुड़िया ला के देते हो, ये भी मैं समझता हूँ जेंडर से रिलेटेड है। आप अपने बच्चों को बंदूकें दिलाते हो, आप उनको वैसे वैसे रोल्स देने चाहते हो, तो वो जो चीज़ें होती है समाज को जो दूर कर रही हैं, जो ये बायस पैदा कर रही हैं, उसको हम रीइंफोर्स करते जाते हैं अननोइंगली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जान के, हम उसको पिंक रंग के साथ बच्चियों को लिंक कर देते हैं, लड़कों को ब्लू से लिंक कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये भी गलत है। मैंने इस पर काफ़ी लिखा भी है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई रंग के साथ रिश्ता नहीं है, लेकिन हम उसको उस हद में बांधने की कोशिश करते हैं। फिर जब एजुकेशन की बात आती है तो फिर हम उसको लिमिट करते हैं कि आप जो है यहाँ नहीं पढ़ सकते, आप बेटी है, इसको बाहर कैसे भेजेंगे। तो हमारी जैसे अब तो आपको समझ में आ गया, एक बेटी है, तो वो जब उसने बोला कि मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी,
तो मैं बैंक में लोन लेने गया, तो बैंक मैनेजर मुझे समझाने लगे कि साहब क्या आप कहाँ पैसा कहाँ लोन ले रहे हो आप, सो हिज बायस। एंड मैंने बोला तुम मुझे क्यों समझा रहे हो, आप तो मेरे IAS होने के कारण लोन दे रहे हो ना, और मेरी सैलरी से लिंक्ड है। हु आर यू टू टीच मी दैट आई शुड नॉट सेंड माई डॉटर फॉर अ फॉरेन एजुकेशन। एंड देन ही वॉज सेइंग कि वो बायस सारा चलता है, लाइफ भर चलता है। अच्छा वो फिर IT में जा रही होगी। मैंने कहा ये दूसरा बायस है आपका, भाई वो IT में क्यों जाएगी, तो बोला क्या पढ़ने जा रही है, ऐसी क्यूरोसिटी। मैंने कहा शी इज़ गोइंग एज अनडिसाइडेड स्टूडेंट। अनडिसाइडेड कैंडिडेट होता है जिसको मालूम नहीं होता है कि ज़िंदगी में पढ़ना क्या है, और कई बच्चों को 30-30 साल तक समझ में नहीं आता है। आप में से कई लोग नौकरी छोड़ के दूसरा चीज़ करने लगोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है कि क्या है, हमारा मन कहाँ पे है। सो आई सेड शी इज़ गोइंग एज अनडिसाइडेड कैंडिडेट। तो बोला फिर तो आप और पैसा वेस्ट कर रहे हो। मतलब ही वॉज गिविंग मी एडवाइस, अननेसेसरी एडवाइस, ये उसका बायस था। तो सोसाइटी में हम इसी उसमें मूव करते हैं। और फिर मैं कहता हूँ आप अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, फिर हम उसको इस सब की, उस बच्ची की जो लाइफ है उसको हम अपनी इज्जत के साथ और जोड़ देते हैं। ये तो बहुत ही गलत करते हैं। मतलब इट कैन हैपन टू एनीबडी, बॉय और गर्ल। गिव देम द फ्रीडम एंड चॉइस to excel in their life of their choice, and the gender should not be a limiting factor. लेकिन हम जो है ओवर कंसर्न के नाते या कंडीशनिंग के नाते या हमारी अपब्रिंगिंग के नाते या हमारे बायस के नाते या ब्लाइंडनेस के नाते, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लो, जो जहाँ एप्लीकेबल होते हो, हम उसको लिमिट तो करते हैं। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और ये हम सिर्फ उसके साथ जो है, अच्छा हुआ आपने पॉइंट लिया, मैं इसी को कहना चाह रहा था। और वो हमारा बायस जो है जीवन भर चलता है। अब मैं अगर अपने टॉपिक को बोलूँ तो हम ये भी बायस रखते हैं कि उसकी क्या बीमारी है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बुढ़ापे का क्या मतलब है। लेकिन घर में सोचिए ना, घर में सोचिए, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी वाइफ के फादर, मेरी वाइफ के मदर, चारों हमारे साथ रहते हैं। तो मैंने देखा हॉस्पिटलाइजेशन किसका ज़्यादा हो रहा है, भाई हम दोनों तो वही है ना। तो हॉस्पिटलाइजेशन में जब एक्सप्रेशन की बात आती है, हम दोनों फादर में से, मतलब अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हम दोनों फादर में से एक फादर बहुत डिमांडिंग कि मुझे छोटी सी बात पे ज़्यादा डिमांडिंग, और एक मदर बहुत कम डिमांडिंग। तो ये एक्सट्रीम है। चारों को एक बीमारी हो रही होगी तो भी एक बिल्कुल नहीं बताएगा, एक कुछ ज़्यादा ही बताएगा। तो ये बायस है, इसको वैसे समझने की कोशिश करनी है। तो पॉइंट ये है कि जो पेट्रियार्की है ये गलत वो नहीं है, ये हमारी कंडीशनिंग है, उसी से ये ऑफशूट्स हैं इसके। और फिर हमें समझ में आया कि सप्लाई साइड में तो आप बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करने का स्कोप नहीं है। वो कानून करना है, कानून का पालन होना चाहिए। दैट इज़ वाई द वेरी फैक्ट दैट वी हैव अ लॉ अगेंस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन इज व्हाट, इट शोज समथिंग अनप्लेजेंट ना। मुझे अनप्लेजेंट लगता है ये बात कि हमारे देश में ऐसा कानून है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो ज़रूरत क्यों है उसकी, क्योंकि ऐसा व्यवहार है। तो ऐसा व्यवहार क्यों है, क्योंकि हमारी ऐसी सोच है। तो ये हमारी सोच को बदलने के लिए वी नीड टू वर्क थॉरली। और मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ ट्राई टू थिंक अबाउट इट एंड गिव द, हम बहुत ज़्यादा बायस होते हैं भाई। उसकी मेरा दूसरा एग्जांपल, एक्सट्रीम एग्जांपल दूसरा बता देता हूँ। मेरे भतीजे को मेरे भाई ने शेफ़ नहीं बनने दिया। बोला ये शेफ़ कैसे है। तो मतलब वो भाई, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये क्या है। और वो ही कुड हैव बीन अ ब्रिलियंट शेफ़। आज भी वो शेफ़ तो नहीं है बट खाना बहुत अच्छा बनाता है। और ही कुड हैव परस्यूड दैट ऑक्यूपेशन। हम अपने इनहेरेंट बायसेस के साथ चलते हैं, और वो अगर वो जेंडर रिलेटेड बायसेस होते हैं तो और ज़्यादा हम जो है लिमिट करते हैं उनको। तो और हमारा जो मीडिया है, जो मीडिया मतलब जो टेलीविज़न और ये सब भी उसी बायस को जो है रीइंफोर्स करता है। इफ़ आई में से सो, जो टेलीविज़न पे जो सीरियल्स आते हैं वो उस बायस को इतना तगड़ा रीइंफोर्स करते हैं, उसमें कोई फैक्ट नहीं होता है। आई डोंट वांट टू नेम एनी सीरियल्स, बट देन उसको हम देखते हैं, फिर और देखते हैं, फिर और देखते हैं। तो हमारी वो जो जिस एटमॉस्फेयर में हम, जिस कुएं में बैठे हैं, जिस कंडीशनिंग में बैठे हैं, जिस फ्रेमवर्क में बैठे हैं, वो हमारे आइडियाज़, वैल्यूज़ और रीइंफोर्स होते जाते हैं। और हम सोचते हैं कि यही सच है। जब वही सच है तो फिर जिसको भुगतना है वो भुगतेगा। तो वो भुगतती है, तो वो महिला होती है, वो बेटी होती है। दैट इज़ अ फैक्ट, वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो ये लाइफ साइकिल अप्रोच पे ही ये बायस है मेरे हिसाब से। एनी अदर? or express your thinking about it.
So that was effort done last. Then so that's a second thing. Then we decided कि इसको हम जो है voice raise करें about this patriarchy. और देखिए पर्सनल थिंकिंग्स होती हैं, मेरी पर्सनल थिंकिंग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी पर्सनल थिंकिंग ये थी कि आई डोंट थिंक कि यू नीड टू ट्रीट देम डिफरेंटली, यू जस्ट गिव देम द स्पेस विच दे डिजर्व. मैं कहता हूँ उनका रास्ता आप खाली रखो बस. और ये जो शब्द इस्तेमाल होते हैं कि आप उनको पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करो, मतलब समझ रहे हैं कि वो मुझे कम अपील करता है, बट दोज आर ऑल्सो अप्रोचेस done. Coming to this specific, we thought that we will raise voice on this. We do very systematically छोटा छोटा काम करते, कोई बड़ा काम नहीं है, और आपस में कोशिश करते हैं कि ऐसे फोरम्स मिल जाएं, आपस में कई फोरम्स मिल जाए, स्कूल्स में, एजुकेशंस में या कहीं पर, जितना लोगों का माइंडसेट चेंज करो वो करो. कोई भी नहीं परफेक्ट नहीं होता है. आप समझो कि इस हॉल में बैठे सभी लोग परफेक्ट है या मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं मानता. मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ. यू आर इवॉल्विंग. जीवन में आप हमेशा इवॉल्व होते हो और आप बेहतरी के लिए इवॉल्व होते हो, और आपकी समझ बेहतर होती जाती है और आप और परिष्कृत होते जाते हो. इस जेंडर की समझ मैं जब डेनमार्क गया उससे पहले मेरी इतनी नहीं थी जितनी अब है, लेकिन आज भी क्या पूरी है तो मैं नहीं कह सकता. आज भी क्या मैं बिल्कुल जो बोल रहा हूँ उसको पालन करता हूँ. आंसर कुड बी एब्सोल्युटली 100% ना, या 10% हाँ, या 90% ना, कुछ भी हो सकता है. लेकिन ये समझने की बात तो ज़रूर है और उसको प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा है. और इसलिए द आइडिया वॉज देन वी थॉट कि बेटों को भी हमको जो है उस तरीके से तैयार करना है, बिकॉज अल्टीमेटली वर्किंग इन आइसोलेशन यू कांट डू दिस. सो the idea of this families was to just raise voice against patriarchy and son preference, but also to educate boys. जो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे यंग जनरेशन में लड़के खूब तैयार हैं और वो दे थिंक ऑन इक्वलिटी, जेंडर की उनको समझ भी है और वो बराबरी से पार्टनर करते हैं. बट अगर आप उसी फैमिली में एक लाइफ साइकिल के हिसाब से देखें तो कुछ उनको रोकता, अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम सोचो. तो वो है, टाइम लगता है इस चीज़ को ठीक होने में, तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है. But definitely schemes like these have played a good role. More is here than anything else. So I don't see solutions in only financial incentives and others. It has to be mindset thinking and changing which works better. That's in short. तो वो जेंडर का लेंस आप लगा के अपना काम करिए. चाहे आप पुलिस में तो खैर ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा चाहिएगा, बट आई डोंट सी एनी डिपार्टमेंट जहाँ पे इसकी वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है. एक सोसाइटी में आपकी तो है ही, एंड सोसाइटी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो जो समाज जैसा होता है वैसे ही सरकार दिखती है और कोशिश हमें सब जगह करनी है. सो अपना गवर्नमेंट पोजीशंस में ही काम करना है वो नहीं है, समाज के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, ये कहना चाहता हूँ बस. ठीक है, एनीथिंग एल्स? I understand one thing, that this topic was a bit difficult and different, I should say, different for this type of audience, and but the only thinking which I wanted to give you is that let's think in terms of हर उसका अलग ज़रूरत होता है. जेंडर के लेंस से देखो, चाहे एज ग्रुप के लेंस से देखो, चाहे उसके देखो, और वो सबका अंडरस्टैंडिंग समझ हमें विकसित करनी चाहिए ताकि हम जो है रेडीमेड सॉल्यूशंस की बजाय कस्टमाइज्ड थिंकिंग अप्रोच कर सकें और उसको प्लानिंग में डालें तो इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सकता है. सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर इफ़ यू हैव नो मोर क्वेश्चंस. या थैंक यू. Was relevant with all the departments, professionals who were sitting here. And apart from that, another thing was that we had seen in our society that, as you were quoting out, that today's male generation is not on the biasness but more on the equality. But on the contrary, sir,
like this is my personal observation, that they'll going to give motivation, or they treat their female colleagues with on the equality, but if they have got a younger sister in their house, then that biasness comes out. So yes, there are yet more improvements to be done in this area. With this, thank you so much, sir, for sharing your valuable time with us. And now I invite our officer trainee Sachin Tiwari to deliver vote of thanks. फाउंडेशन बैच के सभी प्रशिक्षी अधिकारी की ओर से आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और सर, आपके द्वारा जो आज जेंडर इक्वालिटी के बारे में जो अवेयरनेस सभी लोगों को बताई गई है, उसका सर हम सभी ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी के दौरान सर इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। और मैं आईगोट पोर्टल के माध्यम से जुड़े सभी कर्मयोगी की ओर से भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच सर।